धर्मपुर गांव में माला अपनी सास रागिनी के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास हरिया नाम की एक गाय भी थी। वो दोनों टाइम दूध देती थी, सुबह शाम। उस दूध को बेचकर ही वो दोनों अपना गुजारा चला रही थी। बदलते समय को देख धर्मपुर के सभी लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए थे, लेकिन वो दोनों सास बहू बहुत ही गरीब थी। इसीलिए वो कच्चे फूस के घर में ही अपना गुजारा कर रही थी। सर्दियों का समय था और काफ़ी तेज हवा चल रही थी। एक शाम माला की सास रागिनी उससे बोलती है, बहू, अरे बहू, देख तो जरा, दरवाजा खुला रह गया। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी, कई बार तो मैंने ये दरवाजा लगा दिया, लेकिन हवा का रुख तेज है, जिसकी वजह से ये बार बार खुला जा रहा है। हाँ बहू, क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। ये घर, इसके दरवाजे और खिड़कियाँ इतनी पुरानी हैं कि इसमें हवा रुकेगी भी तो कैसे और कब तक। आप फिक्र मत करो माँ जी, मैं इस दरवाजे को बंद करके बाहर अंदर की तरफ से एक पत्थर लगा देती हूँ, ताकि ये दरवाजा बार बार ना खुले। उनका घर बहुत ही पुराना और टूटा फड़का था, लेकिन जिन बिचारियों के पास पेट पर खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल पाता, वो भला अपने घर को कैसे जुटा पाती, घर कैसे बना पाती। किसी भी तरह से जुगाड़ करके माला ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और वो खा पी कर सो गई। उन्हें सोए हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि तभी उनकी गाय ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय रे मर जानी, इस हरिया को क्या हो गया जो आधी रात को चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब कर रही है। अरे ओ बहू, देख तो क्या चाहिए इस हरिया को। माला जब बाहर आकर देखती है तो काफ़ी तेज आंधी और तूफान आ रहा था, जिससे कि उनका घर भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। माँ जी उठिए, अपनी जान बचाइए, कभी भी ये घर गिर सकता है, तूफान आ रहा है। जल्दी से दोनों सास बहू बाहर आकर खड़ी हो जाती है, तभी उनका घर ढह जाता है। हे भगवान, एक यही छत तो थी जिसके नीचे हम रहते थे, अब तूने ये भी छीन ली। तो इतना निर्दय कैसे हो सकता है भगवान। एक तो हमारे सर पर छत नहीं, ऊपर से कड़ाके की सर्दी। फिर दोनों सास बहुओं ने अपनी गाय हरिया के साथ बाहर गौशाला में ही पूरी रात गुजार दी। सुबह होते ही माला ने मिट्टी के ढेर में दबे हुए अपने सामान को बाहर निकाल लिया। माँ जी, जरूरत का कुछ सामान तो मिल गया है, लेकिन अब हमें सर छिपाने के लिए कोई ना कोई घर तो चाहिए ही ना। कल की रात तो हमने जाड़े में गुजार ली, लेकिन अब और नहीं गुजार सकते। तो चिंता मत कर बहू, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। कम से कम एक बार पक्का घर बनेगा तो हर बार रोना तो नहीं पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। रात तूफान आया था, हमारा घर ढह गया है, तो हमें पक्का घर बनाना है। इसके लिए कुछ पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी दुआ लगेगी आपको। दुआओं का मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं ऐसे कुछ नहीं दूंगा। अपनी कोई चीज़ यहाँ गिरवी रख दो और पैसे ले जाओ। जब तुम मुझे वो चीज़ पैसे वापस लौटा दोगी तो अपनी चीज़ वापस ले जाना। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है। हाँ, झूठ क्यों बोल रही है? अरे तेरे पास तो हीरे की खान है, खान। तेरी बहू जवान है ना, मेरे पास छोड़ दे। जैसे ही तू वापस लौटाएगी पैसे, अपनी बहू को यहाँ से ले जाना। अरे सेठ, तेरी सोच बहुत गंदी है। हम गरीब जरूर है, मगर सौदागर नहीं है। गरीबों के पास बस उनकी इज्जत ही जमा पूंजी होती है। फिर रागिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे आते देख माला उससे पूछती है, अरे माँ जी, आ गई आप। क्या हुआ, सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? रागिनी माला को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर माला को धक्का लगता है। आज भी दुनिया में ऐसे भेड़िए बैठे हैं माँ जी, जो लाचार और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो तो शुक्र है कि दूध वाले ने हमें कुछ पैसे दे दिए थे, लेकिन बहू, इतने कम पैसों में पक्का घर नहीं बन सकता। अभी वो बात कर ही रही थी कि तभी वहां सेठ पहुंच जाता है अपने दो आदमियों के साथ और उनसे जाकर बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये जमीन अब मेरी हो गई है। तुम्हारे पति ने ये जमीन गिरवी रखी थी मेरे पास, और वो इसे निकलवाए बिना ही मर गया। इसीलिए अब ये जमीन मेरी हो गई। चलो, अब जाओ यहाँ से। बेचारी दोनों सास बहू वहां से अपना सामान उठाती है और अपनी गाय हरिया को भी साथ लेकर वहां से चल देती है। रोते रोते दोनों नदी किनारे पहुंच जाती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बहू। पहले तो हमारी छत ही गई थी, लेकिन अब तो हमारी जमीन भी चली गई, और हमारे पास और जमीन भी नहीं है जिसके ऊपर हम अपना घर बना सके। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, कोई ना कोई समाधान तो निकल ही जाएगा।
हरिया को प्यास लगने लगती है। इसी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगती है। तभी माला उसको लेकर नदी से पानी पिलाने जाती है। माला के आंसू निकलकर नदी में गिर जाते हैं और तभी नदी की देवी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और माला से कहती है, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। यदि तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो तुम मेरी नदी के ऊपर अपना घर बना सकती हो। नदी पर घर? लेकिन ये कैसे मुमकिन है नदी देवी? सब कुछ मुमकिन है पुत्री। तुम मेरी नदी के ऊपर अपना घर बनाकर रह सकती हो और तुम्हें यहाँ से कोई निकालेगा भी नहीं और तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस नदी को मेरा आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का भूकंप नहीं आ सकता और तुम्हारे घर में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन कोई और तुम्हारे सिवा मेरे ऊपर अपना घर नहीं बना सकता। बोलकर वो अंतर ध्यान हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी देवी। फिर माला रागिनी और अपनी गाय हरिया के साथ नदी के ऊपर चलने लगती हैं। उन्हें ये देखकर अफसोस हो रहा था कि वे बिल्कुल ज़मीन पर चल रही थी। उन्हें बिल्कुल ज़मीन पर चलने वाला एहसास हो रहा था। बहू, घर बनाने के लिए जमीन तो मिल गई, लेकिन हम घर बनाएंगे कैसे? हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, घर बनेगा और वो भी बिना पैसे के ही बनेगा। पहले जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना फूस, मिट्टी और गोबर से घर बनाते थे। आज मैं भी ऐसे ही घर बनाऊंगी। दोनों ने सामान इकट्ठा किया और घर बनाने में जुट गई। घर को मजबूत बनाने के लिए पहले हमें 4 खंभों की नींव रखनी होगी माँ जी। ठीक है बहू। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाते हुए 4 खंभों की नींव तैयार कर देती है। शुक्र है माँ जी, नींव खड़ी हो गई। अब हमें फूस से इसका ऊपर रखने का बनाना पड़ेगा। भूखी प्यासी थकी हारी सास बहू सब कुछ भूलकर घर बनाने में जुटी लगी पड़ी थी और आखिरकार उनकी एक सुंदर सी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। देखते ही देखते रात हो गई। फूस की झोपड़ी तो तैयार हो गई, अब इस पर गोबर की पुताई कल करेंगे। ठीक है माँ जी, आज रात हम दोनों इसी फूस की झोपड़ी में सोते हैं। कम से कम कल की तरह हमें ठंड में तो नहीं मरना पड़ेगा। दोनों सास बहू वहीं पर चादर बिछाकर सो जाती है और वो अपनी हरिया गाय को भी अंदर ले लेती है। अगली सुबह चारों तरफ कोहरे की चादर फैली हुई थी। माँ जी, अब मैं जल्दी से गहरी मिट्टी और गोबर का लेप तैयार करती हूँ। फिर माला ने गोबर घोला और जल्दी से पूरी झोपड़ी पर गोबर लगा दिया। उन्होंने अपनी गाय हरिया के लिए भी एक झोपड़ी बना दी थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और उसे देखकर सभी बहुत हैरान रह रहे थे और कुछ ग्वाले तो उनके पास आकर उनसे बोलते हैं, माला बहू, हम सबको तुम्हारा ये गोबर का घर बहुत पसंद आया। हम तो ग्वाले हैं, लेकिन हमारा आज तक ध्यान ही नहीं गया कि गोबर से घर भी बनाया जा सकता है। हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी गायों के लिए भी एक एक गौशाला बनाओ। हम प्रत्येक गौशाला बनाने के तुम्हें 12,000 रुपये देंगे। दोनों सास बहू इसके लिए हामी भर देती है। कई दिन बीत जाने के बाद ये देखें माँ जी, आज गायों के बसेरे के लिए गोबर घर बनाकर हमने कितने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ बहू, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से गोबर के घर बनाकर हमारे ऊपर जो बरसों से गरीबी का अंधेरा छाया हुआ है वो हट जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पढ़ी लिखी एक मैडम आती है और उनसे बोलती है। वो दोनों उसे बहुत ध्यान से देखती हैं। नमस्ते, क्या पानी में गोबर के घर बनाने वाली सास बहू आप दोनों ही हैं? हाँ मैडम, आप कौन है मैडम? मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे सरकार ने भेजा है। तुम्हारा जो ये गोबर के घर बनाने का आइडिया है कि सरकार को बहुत पसंद आया है। तुमने लोगों को उनकी पुरानी संस्कृति से जोड़ा है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इनाम में पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। मैं तुम्हें वही देने आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। इतने सारे पैसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होती है। अब भले ही उनकी गरीबी चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रहने के लिए गोबर घर को ही चुना था, क्योंकि जो परिवर्तन गरीबों के लिए खुशियाँ ला देता है वो हमेशा उनके लिए खास होता है।